नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके की निरंजन में। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज आपको मैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक चैप्टर नंबर लास्ट जो है उसके वैश्वीकरण, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और अगर आप 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 सीजन का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है वैश्वीकरण। विश्व के विभिन्न हिस्सों में पूंजी, वस्तुओं, श्रम और विचारों का मुक्त प्रवाह। विश्व के विभिन्न हिस्सों यानी विश्व के हर एक हिस्सों में पूंजी, वस्तु, श्रम और विचारों का मुक्त प्रवाह जो होता है, इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण का अर्थ कहलाता है। अब वैश्वीकरण के अगला टॉपिक है वैश्वीकरण के कारण। तो उन्नत प्रौद्योगिकी पहला कारण। दूसरा कारण है लोगों का पारस्परिक जुड़ाव, आर्थिक घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं। ये जो चार कारण है वो वैश्वीकरण के ही कारण है। अगला है वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण के तीन प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव। तीनों को आगे विस्तार से आपको बता रहा हूँ। आगे चलिए। पहला राजनीतिक प्रभाव। राज्य की क्षमता या कार्यों में कमी। जो हमारे देश जो है, हमारे देश क्या जो पूरे वर्ल्ड के जो देश है उनके जो कार्य क्षमताएं हैं उनके में कमी आई है वैश्वीकरण के कारण। कल्याणकारी राज्य के स्थान पर न्यूनतम स्तर पर कार्य राज्य। कल्याणकारी राज्य के स्थान पर न्यूनतम स्तर पर कार्य राज्य का उदय हुआ है। बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बाजार बन चुका है। राज्य की शक्ति में वृद्धि। जो राज्य है यानी जो देश है, इसके शक्तियों में भी वृद्धि हुई है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बलबूते जो है राज्य जो है, देश जो है, वो अपने नागरिकों की सूचनाएं को जुटा सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं और इनके कार्य क्षमता को अधिक कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं सही ढंग से। आगे चलते हैं। अगला है आर्थिक प्रभाव, यानी कि आर्थिक का मतलब होता है पैसे से संबंधित चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं जैसे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक में धनी, प्रभावशाली और विकसित देशों का प्रभुत्व। एक तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन है और विश्व बैंक में, इसमें धनी जो प्रभावशाली और विकसित देशों का प्रभुत्व, यानी जो धनी व्यक्ति है और जो विकसित देश है इसका ही इसमें प्रभुत्व हुआ है। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी। जो आयात का मतलब होता है खरीदना, तो प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी, यानी जो खरीदने की जो स्थिति हर कोई देश चाहता था कि वो खरीदे कम और बेचे ज़्यादा, लेकिन इसके जो प्रतिबंध लगाए गए थे इसमें अत्यधिक कमी आई है वैश्वीकरण के कारण। पूंजी के प्रभाव से पूंजीवादी देशों के लाभ। एक तो हुआ कि जो पूंजी का प्रभाव हुआ यानी पैसों का इधर उधर हुआ, एक देश से दूसरे देश में गया, जिस वजह से जो पूंजीवादी देश है उसको बहुत सारे लाभ हुआ। और आपने सुना भी होगा कि जो हमारे व्यापार होता है पैसों के लेवल पे वो अमेरिकी डॉलर में होता है। और विश्व व्यापार में वृद्धि, और इससे हुआ यह कि जो विश्व व्यापार है इसमें वृद्धि हुई है और जो बाहर नहीं बेचते थे अपने वस्तुओं को वो भी इस वजह से बेचना शुरू कर दिए। अगला है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक समरूपता आई है। सांस्कृतिक समरूपता यानी एक समान आई है। प्रत्येक देश की संस्कृति की मौलिकता प्रभावित हुई है। जो प्रत्येक देश है, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो या कोई भी देश हो, इसकी जो संस्कृति है उसमें मौलिकता प्रभावित हुई है। जो मतलब अधिकार मिले वो उसमें प्रभावित देखने को मिला है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में वृद्धि हुई है। जीन्स कल्चर, मैकडी कल्चर को बढ़ावा। ऐसे हुआ ये कि जो पश्चिमी संस्कृति है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं और जो अपनी संस्कृति है उसको भूले जा रहे हैं। जैसे जीन्स पहनना और मैकडी कल्चर, यानी कि हम ये जो ब्रेड रोड खा रहे हैं ये सब भी पश्चिमीकरण को बढ़ावा दे रहा है। और देसी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, जिस वजह से होता है कि जो हमारे देसी के जो संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है और विदेशी चीज़ों को अपनाए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मैकडोलिनीकरण।
पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व होना, जिसे सांस्कृतिक समरूपता भी कहते हैं। मैकडोनलीकरण का सीधा सीधा अर्थ ये है कि पश्चिमी संस्कृति जो है उसका वर्चस्व का होना ही मैकडोनलीकरण कहलाता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलू, यानी कि जो वैश्वीकरण के अच्छे पहलू जो है वो कौन कौन से। पूंजी का मुक्त प्रभाव, जो पूंजी है उसका मुक्त प्रभाव बढ़ा है। लोगों की पसंद नापसंद का दायरा बढ़ा, यानी जो लोग पसंद करते हैं वो पसंद भी करते हैं, जो लोग नापसंद करते हैं उनका भी दायरा बढ़ा है। विश्व के देशों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है। हुआ ये कि जो हम अमेरिका की संस्कृति अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति अमेरिका वाले अपना रहे हैं, यानी कि एक दूसरे देश की संस्कृति जो है उसका प्रभाव हुआ है। विदेशी निवेश बढ़ा, यानी जो विदेश के लोग थे जो अपने देश में ही वो निवेश करते थे, लेकिन अब वो लोग जो विकासशील देश है वहाँ पर निवेश कर रहे हैं, जिस वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो रहा है। अब आते इसके नकारात्मक पहलू, यानी कि इसके जो बुरे प्रभाव हुए। तो पहला अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। इससे हुआ है कि जो अमीर है और अमीर होते गए हैं और जो गरीब है वो गरीब और होते चले गए हैं। एमएनसी कंपनियों का कब्जा, यानी जो विश्व लेवल पे जो कार्य करती है उनके जो है छोटी छोटी कंपनियों पे कब्जा कर रखी है और अपना वर्चस्व कायम कर रखी है। पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है। अब एक हुआ है कि इसी वजह से हुआ ये है कि जो हम पश्चिमी संस्कृति उसको अपनाया जा रहे हैं। उदाहरण के ले सकते हैं हम अंग्रेजी भाषा को अपने भाषा में उपयोग करना, और एक जटिल प्रक्रिया बन चुका है और हम उसके संस्कृति को अपना रहे हैं और अपने संस्कृति को भूले जा रहे हैं। देसी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। एक तो ये भी सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है, जो हमारे देसी संस्कृति यानी जो हमारे देश की संस्कृति है यह गायब होती जा रही है। धीरे धीरे हम पश्चिमी होते जा रहे हैं। अगला है भारत और वैश्वीकरण, यानी जो भारत और वैश्वीकरण का किस तरह का संबंध है, ये है अगला टॉपिक। तो भारत स्वतंत्र से पूर्व आधारभूत वस्तु और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने हुए सामान का आयातक देश। जो स्वतंत्र से पूर्व यानी कि जो स्वतंत्रता से पहले जो भारत था वो कच्चे माल का निर्यातक था बहुत बड़े लेवल पे, और यह वहाँ से पक्के यानी कि वहाँ से जो पक्के हुए माल था उसका आयातक देश था। स्वतंत्रता के बाद स्वयं सामान बनाकर आत्मनिर्भरता और संरक्षावाद की नीति अपनाई। जब स्वतंत्र हुआ भारत उसके बाद इसने स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और संरक्षणवाद की नीति अपनाना शुरू किया। 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत ने वैश्वीकरण और उद्योगीकरण की नीति अपनाई। 1991 में जो नई नीति लागू की गई थी पंचवर्षीय योजना के बाद, तो इसके तहत जो भारत ने वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई। तो आज के चैप्टर ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।